हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1981 में आई कल्ट क्लासिक हॉरर स्लैशर मूवी डार्क नाइट ऑफ द स्केरक्रो का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर थे फ्रैंक डे फेलेटा और राइटर हैं जेडी फिगलसन। मूवी इसलिए खास है क्योंकि ये सबसे पहली स्केरक्रो हॉरर मूवी थी जिसमें स्केरक्रो सेंटर में था। बाकी सारी मूवीज इसके बाद आई और फिर ये एक अलग सब जॉनरा बन गया जो कि आज तक भी जिंदा है। तो इसकी लेगेसी बहुत बड़ी है। हॉरर सिनेमा हिस्ट्री की एक बहुत ही मेन मूवी का ब्रेकडाउन आज आप देखोगे। इससे जुड़े जो भी अनसुने फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से टाउन में जहां पर हम देखते हैं बबा नाम के एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी को। वैसे तो इसकी एज 36 साल है लेकिन दिमाग से अब भी ये बच्चा है। पूरे टाउन में इसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड है मैरीली जो कि 6 साल की है। ये दोनों डेली एक साथ खेलते हैं जो कि टाउन के कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। इनमें सबसे ऊपर है टाउन का मेलमैन ओटिस हेजलरेग। इसने कई बार बबा को डरा धमका के भी देख लिया लेकिन वो इसकी बात नहीं माना, जिस वजह से ये और ज्यादा तपता जा रहा है। इसका बस चले तो ये बाबा को मार पीट कर मैरिली से दूर कर दे, इसे बस मौका नहीं मिल रहा। उन दोनों को फिर से साथ देखकर ओटिस अपने फार्मर दोस्त हार्लिस के घर जाता है उसे बताने कि हमें बाबा का कुछ करना होगा, पर बाबा ने कुछ गलत किया ही नहीं इसलिए ये कुछ कर भी नहीं सकते। ये बस वेट में है कि बाबा कोई हल्की सी भी गलती करे और हम उसे मारकर भगाएं। आप सोच रहे होंगे कि ओटिस को बाबा से इतनी नफरत क्यों है। उसका रीजन है मैरिली। असल में ओटिस एक पीडोफाइल है। मैरिली के ऊपर इसकी गंदी नजर है, आगे आप खुद ही समझ जाओ। यही वजह है कि ये बाबा का परमानेंट इलाज करना चाहता है, यानी कि उसे जान से मारना चाहता है ताकि मैरिली उससे दूर हो जाए। बाकी सब हथकंडे तो इसने अपना के देख लिए। अब बस एक हल्के से रीजन की तलाश है जो कि जल्दी इसे मिलने वाला है, क्योंकि उधर खेलते हुए मैरिली एक घर के बैकयार्ड में चली गई जहां पर एक डॉग था। डॉग ने उस पर अटैक कर दिया तो बाबा फेंस तोड़कर जल्दी से अंदर गया उसे बचाने, लेकिन तब तक डॉग उसे काफी नुकसान पहुंचा चुका था। मैरिली को उठाकर बाबा उसके घर ले गया तो मैरिली की ये हालत देखकर उसकी माँ के होश उड़ गए, पर बाबा सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि बाबा ने कुछ नहीं किया। ये खबर हार्लिस तक पहुंची तो वो सीधा गया ओटिस के पास, क्योंकि जिस रीजन की इन्हें तलाश थी वो आखिरकार मिल गया। बल्कि हार्लिस ने तो इस खबर में मसाला भी डाल दिया। उसने ओटिस को बोला कि बाबा ने मैरिली को मार डाला। बस ये सुनते ही ओटिस ने अपनी गन निकाली और वो चल दिए बाबा के शिकार पर। पुलिस का वेट ये नहीं करने वाले। रास्ते में अपने दोस्तों को जमा किया जो है मैकेनिक, स्कीटर और फार्मर फिल्बी। गन्स और डॉग्स को साथ लेकर वो बाबा के पीछे लग गए। उनसे बचते बचाते गिरते पड़ते बाबा कैसे भी करके अपने घर पहुंचा और अपनी माँ मिसेस रिटर को उसने बोला कि वो मुझे मार डालेंगे। उसकी माँ के लिए ये सब कुछ नया नहीं था, क्योंकि टाउन के लोग बाबा के पीछे पड़े रहते हैं। टाउन में कुछ भी होगा तो सबसे पहला शक जाता है बाबा के ऊपर। पर इस बार मामला सीरियस है, ये बात वो नहीं जानती। उसने बाबा को बोला कि चलो हाइडिंग वाला गेम खेलते हैं, फिर बाबा को ले जाकर छुपा दिया। जब वो चारों इनके घर पहुंचे तो मिसेस रिटर ने बोला कि बाबा यहाँ पर नहीं है। ओटिस घर के अंदर घुसना चाह रहा था तो मिसेस रिटर ने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उनके पास डॉग्स थे जो बाबा को स्मेल कर पा रहे थे। तो डॉग्स के सहारे वो एक फील्ड में पहुंचे जहाँ पर एक स्केरक्रो था, और जब पास से देखा तो पता चला कि स्केरक्रो के भेस में वो बाबा था। इसकी माँ ने इसे स्केरक्रो बनाकर यहाँ पर छुपाया ताकि ये बच सके, पर इन्होंने पकड़ लिया। बाबा की आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। वो भी जानता था कि अब उसके साथ कुछ बुरा होगा, पर इतना बुरा होगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। चारों ने ना तो कुछ पूछा ना कुछ सुना, बस सीधा गोलियों से बाबा को भून डाला, और मरते मरते भी वो यही बोलता रहा कि बाबा ने कुछ नहीं किया। उसे मारने के बाद ये चारों बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। तभी ट्रक के रेडियो के थ्रू कोई इनसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि मैरिली तो एकदम ठीक है। उस पे एक डॉग ने अटैक किया था, वो तो भला हो बाबा का जिसने मैरिली को बचा लिया, वरना क्या पता कुछ बुरा हो जाता। उसे क्या पता कि बुरा तो ये कर चुके। और रेडियो पर जो आदमी बोल रहा है वो
है मूवी के राइटर जेडी फिगलसन। हर किसी निर्दोष को मारकर इनका दिल पछतावे से फट जाना चाहिए, पर इन्हें जरा भी गिल्ट फील नहीं हो रहा, बल्कि ये तो अपने गुनाह को कवर करना चाहते हैं ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए ओटिस ने एक पिचफोर्क बाबा के हाथ में पकड़ा दिया, ये बोलने के लिए कि बाबा ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तब जाकर सेल्फ डिफेंस में हमने गोली चलाई, वो भी 21 गोलियां। ये चारों वहां से जा रहे थे कि तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। क्लियर सिग्नल है कि इन्होंने गलत किया, अब गलती माने और सजा काटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये केस कोर्ट में चला जहां पर बाबा का वकील था सैम। उसने सारे आर्ग्यूमेंट सामने रखे कि बाबा तो हार्मलेस था, पर बीच में आ गया वो पिचफोर्क। तब जज ने ओटिस से पूछा कि क्या तुमने बाबा को सरेंडर करने के लिए बोला था। ओटिस ने सच बोलने की कसम खाई थी, फिर भी उसने कोरा झूठ बोला। वो बोला कि हम तो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं चाहते थे, हमने तो पहले हवा में गोली चलाई थी, और जब उसने अटैक किया एक पिचफोर्क से 4 बंदूक पकड़े आदमियों पर, तब मजबूरन डिफेंस में हमें गोली चलानी पड़ी। 21 गोलियों से उसे छलनी करना पड़ा। डिफेंस ही है और क्या, पर्सनल भड़ास तो ये कहीं से लगती नहीं। जज भी पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसके मुताबिक बाबा के मरने से किसी का क्या गया, उसका तो टाउन में कोई योगदान था ही नहीं। जबकि ये चारों इस टाउन के रिस्पेक्टेड लोग हैं, मेलमैन है, फार्मर्स हैं, मैकेनिक है, इन्हें थोड़ी ना सजा दे सकते हैं। अरे ये कोई क्रिमिनल्स थोड़ी ना है। जज भी पूरी तरह बायस था, इसलिए फैसला भी एकदम साफ था, चारों को बाइज्जत बरी कर दिया। सैम के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। ये फैसला सुनकर मिसेस रिटर खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने खड़े होकर सबके सामने बोला कि ये रिस्पेक्टेड लोग नहीं बल्कि हत्यारे हैं। बाबा के मरने से किसी का क्या गया, एक माँ का बेटा गया जो किसी की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं था। इसकी कीमत उसने ये चुकाई। कानून तो जस्टिस दे नहीं पाया, पर कानून से ऊपर भी कोई है जो जस्टिस जरूर करेगा। ये उसकी माँ के दर्द भरे शब्द थे। फिर उसे भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। ये चारों हंसते खेलते बाहर निकले और पूरा टाउन तालियां बजा रहा था, पर सैम ने उन्हें साफ बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं सबूत ढूंढ के लाऊंगा। लेकिन ओटिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो फिलहाल पार्टी करने जाना है। चारों सीधा अय्याशी करने गए, लेकिन बाहर अब भी तेज हवाएं चल रही थी। इसी बीच मैरली बार बार अपनी माँ से सवाल कर रही थी कि बाबा कहाँ पर है, उसने मेरी जान बचाई, पर उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला। तब मैरली रात में अकेले घर से निकल कर पहुंची सीधा बाबा के घर। उसे बाबा से मिलना था, पर मिसेस रिटर उसे सच नहीं बता पाई। उन्होंने बोला कि बाबा कहीं जा चुका है, अब वो नहीं आएगा। ये सुनकर मैरली घर से बाहर निकली और पहुंच गई उसी क्रॉस के पास जहां पर बाबा को मारा गया था। वो मिसेस रिटर को बताती है कि बाबा कहीं नहीं गया, वो बस हाइडिंग गेम खेल रहा है। कुछ दिनों बाद जब हार्लेस अपनी वुड चिपर मशीन को फिक्स कर रहा था, तब वो देखता है कि उसके फील्ड में एक स्केरक्रो खड़ा था, वो भी सेम उन्हीं कपड़ों में जिनमें बाबा को मारा था। ये देखकर हार्लेस परेशान हो गया। हड़बड़ाते हुए वो सीधा पहुंचा स्कीटर और फिल्बी के पास, और जाती उसने बोला कि मेरे साथ मजाक करना बंद करो, पर ये तो कुछ जानते ही नहीं। फिर वो तीनों पहुंचे ओटिस के पास, जो कि अपने रूम में बैठकर आराम से शराब पी रहा था, जबकि पूरा टाउन ये जानता है कि ओटिस तो बेचारा पीता ही नहीं। वही बात है कि टाउन के सामने इसकी जो इमेज है वो पूरी तरह फेक है। मुंह में स्प्रे मारने के बाद वो उन तीनों से मिला और उसने तीनों को यही बोला कि ये सब सैम कर रहा है, वो हमें डराना चाहता है ताकि हम अपना अपराध मान ले, तो तुम सब घबराओ मत, अपने अपने घर जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना। रात में जब हार्लेस सेट होकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि स्केरक्रो गायब था। हालांकि बाण के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो वो चेक करने गया। उसने देखा कि वुड चिपर मशीन चालू थी। मशीन को बंद करके वो ऊपर चढ़कर चेक करने लगा, तभी मशीन फिर से ऑन हो गई और उसमें गिरकर हार्लेस का हॉर्लिक्स बन गया, यानी छोटे छोटे पीस हो गए। अगली सुबह ओटिस केचप के साथ मस्त नाश्ता कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि हार्लेस का भी सारा केचप निकल गया। वो जल्दी से हार्लेस के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सैम भी वहीं पर मौजूद था। फिर रात में तीनों ने इस बारे में मीटिंग की कि आखिर हार्लेस मरा कैसे। ओटिस का कहना था कि ये बस एक एक्सीडेंट था, पर बाकी दोनों तो यही मानते हैं कि कोई जानबूझकर हमें मारना चाहता है, कोई ऐसा जो हमारी सच्चाई जानता है। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल था। इसका सबसे बड़ा सबूत है हार्लेस के मरने के बाद मशीन का बंद होना। मशीन को बंद किसने किया? ओटिस के मुताबिक उसका फ्यूल खत्म हो गया होगा, लेकिन पक्का तो ये भी नहीं कह सकता। इसलिए तीनों हार्लेस के बाण में पहुंचे और वहां जाकर पता चला कि फ्यूल तो मशीन के अंदर फुल था, यानी किसी ने मशीन को बंद किया था, उसी ने जिसने ऑन किया था। और ओटिस की माने तो वो हो सकता है सैम या फिर मिसेस रिटर। अब बुढ़ापे में क्या वो ये सब करेगी? फिर भी अगले दिन ओटिस उनके घर पहुंच गया और वहां पर उसे मिली मैरली, जो कि ओटिस को घिन वाली नजरों से देखकर वहां से भाग गई। फिर ओटिस ने मिसेस रिटर को वार्न किया कि एक को हमने मारा, एक को तुमने मार दिया, अब इसे खत्म करो, हिसाब बराबर हो चुका है। तो मिसेस रिटर उसे जवाब देती है कि हिसाब तो पूरा होगा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। लगे हाथ उन्होंने
ये भी बोल दिया कि बच्ची के ऊपर गंदी नजर रखता है, चला जाए यहाँ से। बस ये सुनकर ओटिस उल्टे पैर चलता बना। इसी बीच अगला नंबर भी लग चुका था क्योंकि अब वो स्केकरो आ गया था फिल्बी के फील्ड में, और फिल्बी का दिल तो पहले से कमजोर है। हाँ, किसी की जान लेते वक्त नहीं होता वो अलग बात है। रात को चर्च में हैलोवीन पार्टी चल रही थी जहाँ पर टाउन के सारे बच्चे मौजूद थे, तो ओटिस भी वहाँ पर पहुंचा मैरिली से मिलने। वो उसके मुंह से मिसेस रिटर की असलियत जानना चाहता था, पर मैरिली ने उसकी दुनिया ही पलट दी। उसने बोला कि मैं जानती हूँ तुमने ही बाबा को मारा, और ये बात मुझे खुद बाबा ने बताई। बस ये बोलकर वो भाग गई तो ओटिस भी उसके पीछे पड़ गया, पर एक ऑफिसर ने उसे ज्यादा आगे जाने नहीं दिया। मजबूरन उसे वापस पार्टी में आना पड़ा, और तभी उसके पास आ गए दोनों लफंगे। फिर तीनों फिल्बी के फील्ड में पहुंचे, लेकिन तब तक स्केकरो गायब हो चुका था। वहाँ पर स्कीटर और फिल्बी ओटिस को एक चॉइस देते हैं कि या तो कुछ कर, वरना हम पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे, फिर सारी फेक इमेज फट जाएगी। बस ये सुनकर ओटिस मिसेस रिटर के घर पहुंचा, और जाते ही उनका मुंह दबोच कर बोला कि मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, रुक जा। लेकिन इससे वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया, और वो मौके पर ही मारी गई। ये देखकर ओटिस की सांसें फूल गई। गिरते पड़ते वो घर से बाहर भाग रहा था कि तभी कैटल की सीटी सुनकर उसके दिमाग की बत्ती जली। घर में गैस लीक करके उसने पूरा घर ही उड़ा दिया, और मिसेस रिटर की मौत को बना दिया एक्सीडेंट। अगली सुबह मैरिली देखती है कि बाबा का घर तो बचा ही नहीं। बाकी सब इसे हादसा मान रहे थे, पर सैम को अब भी पूरा शक था। एक हफ्ते के अंदर माँ बेटे दोनों को मार डाला। अब इन तीनों को लग रहा था कि ये बच गए, लेकिन ऐसा था नहीं। रात में फिल भी अपनी ग्रेन मिल में था, तभी बाहर से कुछ आवाज आई। उसने जाकर देखा तो वो निकली एक चेन। हंसते हुए वो वापस जा रहा था, तभी वो देखता है कि किसी ने ऑफिस की लाइट बंद कर दी। कोई रिस्क उसे लेना ही नहीं था, इसलिए वो चुपचाप कार में बैठकर वहां से निकलने लगा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तब वो भागकर छुप गया एक टैंक के अंदर। कोई उसके पास आया भी, पर दरवाजा उसने लॉक कर लिया था, इसलिए वो वापस चला गया, लेकिन जाते जाते दरवाजा बाहर से लॉक कर गया। तभी अचानक मशीन चालू हो गई और सारा अनाज टैंक के अंदर गिरने लगा। फिल्बी ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, पर आखिर में वो अनाज के नीचे दबकर मारा गया। उसकी मौत की खबर जब स्कीटर को मिली तो वो पुलिस के पास जाने को तैयार हो गया, लेकिन ओटिस ने उसे जाने नहीं दिया। उसे शांत करने के लिए ओटिस ने बताया कि ये सब बाबा कर रहा है, असल में वो मरा ही नहीं। और मुझे ये बात बताई मैरिली ने। हाँ, 21 गोलियां खाने के बाद भी वो बच गया होगा। स्कीटर को ये बात कंफर्म करनी थी, इसलिए रात में दोनों बाबा की कब्र पर पहुंचे और कब्र खोदकर उसके कॉफिन को खोला तो दोनों सुन रह गए, क्योंकि बाबा की लाश वहीं पर थी। इससे पैनिक और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि स्कीटर को लगने लगा कि शायद ये सब बाबा की आत्मा कर रही है। वो तो भागकर पुलिस के पास जा रहा था, तब ओटिस ने उसे रोका और बोला कि मैं जानता हूँ ये कौन कर रहा है। मैरिली, अबे बस कर। स्कीटर अब उसकी चूरन नहीं ले रहा था, तो ओटिस का मन कर रहा था कि इसका गला घोट कर इसे मार दे, पर ऐसा उसने नहीं किया। उसने बोला कि तू जीता, हम पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देंगे, पर पहले कब्र को भर तो दे। फिर जैसे स्कीटर कॉफिन को बंद करने गया, ओटिस ने शवल उसके सर पे देकर मारा, फिर उसे भी कब्र में दफन कर दिया। इसके बाद घूट लगाते हुए वो घर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे दिखाई दी मैरिली। उसका पीछा करने के चक्कर में वो कार को क्रैश कर बैठा, लेकिन रुका फिर भी नहीं। उसका पीछा करते हुए वो पंपकिन वाले खेत में पहुंच गया और मैरिली को पकड़कर उसे भी ब्लेम करने लगा। तभी सामने खड़ा बुलडोजर ऑन हो गया और हम देख पाए कि उसके अंदर कोई ड्राइवर था ही नहीं, वो अपने आप चल रहा था। यानी कि ये सब कुछ सच में बाबा की आत्मा कर रही है। बुलडोजर ओटिस के पीछे लग गया और वो ओटिस को भगाता रहा। आखिर में ओटिस जाकर उसी स्केकरो से टकराया और वही उसका अंतिम टाइम था, क्योंकि जो पिच फोक इसने पकड़ाया था ये खुद उसी में जाकर घुस गया। परफेक्ट सर्कल। हैरान परेशान होते हुए उसके प्राण निकल गए। इधर मैरिली छुपी हुई थी तो कोई उसके पास पहुंचा और वो था बाबा। उसने मैरिली को एक फूल दिया, जिसके बदले मैरिली ने उसे थैंक यू बोला। फिर मैरिली उसे बताने लगी कि कल हम कौन सी गेम खेलेंगे, और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। 1981 के हिसाब से अगर आप देखो तो ये एक परफेक्ट मूवी थी। ना कोई खून खराबा, ना कोई मार काट दिखाई गई, बस जो स्टार्टिंग में एटमोस्फेयर बना था उसी ने हमें पकड़ कर रखा। उसी के चलते मूवी एक पल के लिए भी बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि हमें जानना था कि कातिलों का क्या होगा और इंसाफ कौन करेगा। हालांकि स्केकरो भी सिर्फ एंड में जाकर दिखा, वो भी किलिंग करते हुए नहीं बल्कि फूल देते हुए, और ये भी फिल्म के फील के हिसाब से जरूरी था। एक मिस्टीरियस एंगल बना रहा। ऐसी स्लो बर्न टाइप वाली मूवीज में काफी कमी देखता हूँ, पर इसमें वो बात थी। बाकी अपनी तरह की ये पहली मूवी थी। इसके 7 साल बाद स्केकरोज आई थी, जिसके बाद ऐसी मूवीज की लाइन लग गई। उसकी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। ये दोनों मूवीज इस सब जॉनरा का इतिहास है। 41 साल बाद 2022 में कहीं जाकर
जाकर इसका सीक्वल आया था सीधा डीवीडी पर और उसे बनाया इस फिल्म के राइटर जेडी फिगलसन ने, पर वो मूवी कहीं पर मिलती नहीं। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ओरिजिनली ये मूवी थिएटर्स के लिए बनने वाली थी, पर इसकी स्क्रिप्ट को सीबीएस ने खरीद लिया था। फिर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए, जिसके बाद ये मूवी सीधा टीवी पर रिलीज हुई सीबीएस चैनल पर, वो भी 1981 की हैलोवीन से थोड़ा पहले। इसे 17 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था, जिनमें से एक दिन शूटिंग रोकनी पड़ी थी क्योंकि आग लग गई थी। राइटर जेडी फिगलसन ने टेक्सास में जाकर सिकाडास की साउंड्स को रिकॉर्ड किया था, जो कि फिल्म के अंदर यूज की गई रात वाले सीन्स में, और जो भी रात वाले सीन थे वो नाइट टू नाइट शूट किए गए, यानी कि एक सीन 2-3 दिन में जाकर शूट हुआ, या कह सकते हो रातों में। जेडी फिगलसन ने ओटिस हेजलरिग नाम किसी साइन पर पढ़ा था और वो नाम उन्हें इतना पसंद आया कि उसे मूवी के मेन कैरेक्टर को दे दिया। ओटिस यानी कि चार्ल्स डर्निंग ने अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद किए थे। आखिर में जब बुलडोजर चेस करने वाला सीन आया था, उसमें कुछ शॉट्स में एक स्टंट डबल यूज हुआ था जिसके बाल थोड़े डार्क थे, आप इजिली पता लगा सकते हो। ओटिस ने पूरी मूवी के अंदर कुछ और पहना ही नहीं सिवाय अपने यूनिफॉर्म के, हमेशा ड्यूटी पर ही था। ओरिजिनली ओटिस का रोल करने वाले थे स्ट्रॉथर मार्टिन, पर शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। फिर ये रोल मिला चार्ल्स डर्निंग को, पर कुछ लाइंस जो उन्होंने बोली वो मार्टिन ने ही सजेस्ट की थी और उनके जाने के बाद भी फिल्म के अंदर डाली गई। मिसेस रिटर का रोल किया जॉसलिन ब्रांडो ने, जो कि मार्लन ब्रांडो की बड़ी बहन थी। बाबा को गोली मारते टाइम 4 में से 3 गन्स ने काम ही नहीं किया था। अभी 2024 तक मैरिली और स्कीटर यानी कि टोनिया क्रो और रॉबर्ट एफ लायंसी इस मूवी के 2 ऐसे एक्टर्स हैं जो अभी तक जिंदा हैं। हैरान करने वाला इत्तेफाक ये है कि फिल्म के अंदर 4 कातिलों में सबसे पहले मरा था हार्लेस। रियल लाइफ में भी उन 4 एक्टर्स में से जो सबसे पहले मरे थे वो थे हार्लेस को प्ले करने वाले एक्टर लेन स्मिथ। फिल्म के अंदर बताया नहीं गया, पर फिल्बी का पूरा नाम था जॉर्ज फिल्बी और बाबा का रियल नेम था चार्ल्स एलियट रिटर। बाबा का रोल किया लैरी ड्रेक ने और बाबा एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी था। 1986 में एक टीवी सीरीज आई थी एलए लॉ, उसमें भी लैरी ने एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी का रोल किया था जिसका नाम था बेनी। यहाँ तक कि टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट का जो 2nd एपिसोड था उसमें भी लैरी ने एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन का रोल किया था जो सांता क्लॉस बनकर घर में घुस जाता है, आपको याद ही होगा। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि सब जॉनरा की और मूवीज देखना चाहोगे या नहीं। स्केरक्रो मूवीज, क्या इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी जाए? बाकी ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, आगे यूट्यूब भी मेरे साथ थोड़ा इंसाफ करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।